अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वक्त आप देखने लगे हैं परिजात ड्रामा एपिसोड 27। इसका रिव्यू है ये। जिनके पास टाइम कम था, जिन्होंने नहीं देख सके, वो अभी देख लें। मैं आपको शॉर्टकट स्टोरी बताने लगी हूँ। स्टार्टिंग में सरजील, एनी का कज़न, और एनी दोनों किचन में खड़े होते हैं और सरजील कॉफ़ी बना रहा होता है। दोनों बातें कर रहे होते हैं। एनी को अफसोस हो रहा होता है कि मैं परिजात सर के साथ मैंने अच्छा नहीं किया, मैं उनसे बिल्कुल बात नहीं की और वो चले गए। अब मुझे अफसोस हो रहा है और मैं उनके पास सॉरी करने जाना चाहती हूँ। यही बातें दोनों में हो रही थी और उसका कज़न कहता है, हाँ तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने बहुत बुरा उनके साथ किया है, अब तुम्हें उनसे सॉरी करना चाहिए और तुम अक्सर ऐसे कर देती हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये बातें हो रही होती हैं और वो दोनों कॉफ़ी पी रहे होते हैं। इतनी देर में दूसरी तरफ परिजात अपने कॉरिडोर से गुज़र रहा होता है और उसके साथ कमाली साहब भी होते हैं। उसकी नज़र पड़ती है अंदर कमरे में कुछ लोग बैठे बातें कर रहे होते हैं। वो पूछता है, कमाली ये कौन है जो अंदर बैठे हुए हैं? और कमाली साहब बताते हैं कि ये हमारे क्लाइंट हैं और इनके साथ भी हमारी काफ़ी बिज़नेस डील्स होती रहती हैं और इनकी एक शायरी की बुक भी शाया हो चुकी है। और ये सुन के परिजात कहता है कि इस बंदे को मेरे ऑफिस में भेज दो। वो कहता है, आप इसके साथ ना डील करें, इसके साथ कोई भी डील कर सकता है, ये लीचर सा बंदा है, हम इसके साथ डील कर लेंगे। वो कहता है, जितना आपसे कहा जाए उतना ही करें। इतनी देर में वो बंदा होता है मिस्टर नोमान, जो कि शुरू में गरीबी के वक्त इसकी शायरी खरीदता है। वो अंदर आता है, परिजात का मुँह दीवार की तरफ होता है। वो कहता है, मेरे बड़े अच्छे नसीब है कि मेरी आपसे मुलाकात हुई और आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तो परिजात कहता है, तुम भी बहुत अच्छे सौदे कर लेते हो, आज एक डील मुझसे करो, मेरी शायरी वापस करने के मुझसे कितने पैसे लोगे? जब वो मुंह इस तरफ करता है तो वो नमान हैरान हो जाता है। तो कहता है, परिजात ये आप हैं? चले। परिजात ने कहा, वक्त कुछ भी कर सकता है, किसी को कभी भी बदल सकता है। तो वो आदमी बहुत हैरान होता है और बड़ी शर्मिंदगी से खड़ा होता है और फिर कहता है, चले ये आज आपका दिन है। दूसरी तरफ एनी और उसका कज़न सरजील दोनों परिजात के ऑफिस में आ रहे होते हैं और उनके आने से पहले ही परिजात ने अपने बॉडीगार्ड को सरजील की तस्वीर दी और उसको कहा कि इसको अच्छी तरह से नशीन कर लो और मेरे दूसरे अगले हुक्म का इंतज़ार करो। अकबर तस्वीर लेके निकल रहा था और उसको तस्वीर को अच्छी तरह देख के उसने पॉकेट में डाला। बाहर निकला तो सामने से एनी और सरजील दोनों आ रहे थे। इसी कॉरिडोर में उसकी मुलाकात उनसे हो गई और जब उनका आमना सामना हुआ, एनी और सरजील आगे गुजर गए और अकबर जो है उनको पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था और अपनी पॉकेट से तस्वीर निकाल के मैच कर रहा था कि ये वही बंदा है जिसकी तस्वीर मुझे परिजात सर ने दी है या कोई और है। वो अच्छी तरह उसको मैच करने के बाद दोबारा तस्वीर को पॉकेट में डाल लेता है और उसको समझ आ जाती है कि ये वही सरजील है जिसके बारे में मुझे परिजात ने कहा है कि इसको अच्छी तरह से ज़हन-नशीन कर लो। इतनी देर में ये दोनों परिजात के ऑफिस में पहुंचते हैं और उसका सरजील बता रहा होता है कि इसने मेरा सर खाया हुआ था कि मुझे जल्दी जल्दी सर के पास लेके जाओ, मैंने सॉरी करना है। परिजात ने कहा, इसमें सॉरी की तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, मैंने माइंड नहीं किया है। पर अब एनी उसको मजबूर करती है कि मेरा लास्ट प्रोग्राम है और आप आएँ और मैं बताना चाहती हूँ लोगों को कि मैं हमेशा जिस बंदे की नज़में पढ़ती हूँ, जो मेरा मसीह है, वो कितना अच्छा है और उसमें कितना टैलेंट है, उसकी शायरी मैं बाहर लाना चाहती हूँ। वो कहता है, मैंने अपनी शायरी को संभाल के अपने छुपा के रखा हुआ है, मैं इसको ज़ाहिर नहीं करना चाहता। वो कहती है, यही तो बात मैं नहीं पसंद करती, मैं चाहती हूँ लोगों को पता चले कि आप में कितना टैलेंट है और अगर आप अंदर आपके अल्फाज, आपकी शायरी इतनी अच्छी है तो आप ख़ुद कितने अच्छे हैं। मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ जिस मसीहा की मैं इतनी तारीफ़ें करती हूँ वो कौन है। आखिरकार वो परिजात को मजबूर कर लेती है आने के लिए। परिजात पूछता है, किस दिन प्रोग्राम है? वो कहती है, थर्सडे को प्रोग्राम है रात के टाइम, और अपने कज़न को भी कहती है कि वो भी आ जाए। इधर परिजात अपने बॉडीगार्ड को बताता है कि संडे को ये बंदा जिसकी मैंने तुम्हें तस्वीर दी है ये डॉक्टर सरजील थर्सडे को बाहर निकलेगा और रात के टाइम किसी टाइम भी हॉस्पिटल से निकलेगा और तुम देखना उस टाइम। इधर दूसरी तरफ परिजात के फ्रेंड अहमद की शादी हो रही होती है झरना के साथ। नासाज और झरना का निकाह हो रहा होता है, इसमें परिजात भी शामिल होता है और महापारा बेगम भी आई होती है और इस लड़की का झरना का बाप भी होता है और काफ़ी सारे इनके मिलने जुलने वाले लोग होते हैं। निकाह होता है, उसके बाद दुआ होती है और परिजात भी गले मिलता है लड़की के बाप से भी और अपने फ्रेंड से भी और बड़ी खुशी खुशी इन दोनों की शादी होती है और एक दूसरे को सारे मिठाई खिलाते हैं, मुबारकबाद देते हैं, निकाह पढ़ा जाता है, दुआ होती है।
और काफ़ी सारी जन्ना की फ्रेंड्स आती हैं। और शादी के बाद निकाह के बाद ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। और परीज़ाद को महापारा कहती है कि मेरी फ़िल्म की लास्ट शूटिंग है, तो मेरी आज रात को ही फ़्लाइट है। मैं जरना को और अहमद को, नासाज को साथ लेके जा रही हूँ, ताकि ये एक तरह से इनका शादी का गिफ्ट भी हो जाएगा और इनका हनीमून भी हो जाएगा। और मैं तो आपको भी साथ लेके जाना चाहती हूँ, आप भी चलें हमारे साथ। वो कहता है मेरे कुछ काम रुके हुए हैं जिनको मैंने पूरा करना है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। तो महापारा कहती है हम लोग आपको बहुत मिस करेंगे और आपका इंतज़ार करेंगे, जैसे ही आप अपने कामों से फ़ारिग हों तो आप ज़रूर आइएगा। वो कहता है ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आऊँ। इधर महापारा से बात ख़त्म होने के बाद परीज़ाद अपने दोस्त से बात करता है और वो उसको कह रहा होता है, नासाज परीज़ाद से कहता है कि तुम अपनी बात कहने में देर ना करना। और इसके जवाब में परीज़ाद कहता है हमेशा मैं कुछ भी बात करने में, किसी को बुलाने में, अपने दिल का हाल कहने में हमेशा लेट हो जाता हूँ। कहता है इस दफ़ा ना देर करना। अब परीज़ाद स्टूडियो में आता है और एनी बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ें कर रही होती हैं, लोगों को बता रही होती हैं कि मेरा मसीहा है और मैं उससे आपकी मुलाकात कराने लगी हूँ। दूसरी तरफ बॉडीगार्ड जो है वो पीछा कर रहा होता है सरजील का। सरजील जैसे ही हॉस्पिटल से निकलता है वो अपनी गाड़ी पीछे लगाता है सरजील की गाड़ी के और जगह जगह कोशिश करता है कि उस पर गोली चलाए। उधर परीज़ाद सुन रहा होता है कि एनी उसकी कितनी तारीफ़ कर रही होती है अपने जो फैंस होते हैं उसके सामने, और उसकी बहुत तारीफ़ें करती हैं कि ये एक वो बंदा है जिस पे मुझे बहुत एतमाद है, जिस पे मैं अंधा एतमाद करती हूँ, जो कभी मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता, ये मेरा मसीहा है। और बहुत ज़्यादा यानी इतनी तारीफ़ें करती है कि परीज़ाद सुन के बहुत हैरान होता है कि वो किस कदर उसको अच्छा समझती है। परीज़ाद यही चीज़ें सुन रहा होता है और देख रहा होता है और उसको दिल में महसूस हो रहा होता है कि उसने अपने बॉडीगार्ड को भेजा हुआ है सरजील को ख़त्म करने के लिए, तो ये तो इतनी मेरे साथ अच्छी है और मैं इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। इतनी देर में परीज़ाद वहाँ से उठता है और बाथरूम जाता है और उसकी सिचुएशन जो इंटरनल उसकी कंडीशन होती है वो ठीक नहीं होती। उसको बहुत बुरा फील हो रहा है कि मैंने क्यों अकबर को भेजा है उसको मारने के लिए। वो अकबर को फ़ोन करता है लेकिन अकबर फ़ोन उठाता भी है, लेकिन वो कहता है कि यहाँ पे बहुत शोर है इसलिए मुझे कोई किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही है। अब परीज़ाद बहुत परेशान होता है कि मैं क्या करूँ। इस दौरान में अकबर जो है वो उसी के गाड़ी का पीछा कर रहा होता है और 2 बार उस गाड़ी का पीछा करके उसको कैच भी कर लेता है, लेकिन बीच में कोई ना कोई मोटर बाइक वाला आ जाता है जिसकी वजह से वो गोली नहीं चला सकता। इतनी देर में वो क्योंकि उस वक्त उसको आवाज़ नहीं आ रही होती, वहाँ पे बहुत शोर होता है, इसलिए वो परीज़ाद को फ़ोन मिलाता है कि उसने मुझे क्यों फ़ोन किया था। परीज़ाद को वो फ़ोन करके कहता है कि सर मैं तो आप वहाँ पे शोर था इसलिए आपकी बात मुझे सुनाई नहीं दी, आपने फ़ोन किया था, मैं अभी अपना काम ख़त्म करके इसको ख़त्म करके इस बंदे को तो मैं आपके पास आता हूँ। वो बहुत परेशान होता है, कहता है नहीं नहीं नहीं, तुमने ऐसा नहीं करना, तुमने ऐसा कुछ नहीं करना, उसको तुमने गोली नहीं चलानी, उसको तुमने कुछ भी नहीं करना, तुम वापस आ जाओ। वो कहता है नहीं सर, आप दुश्मन को माफ़ नहीं करना चाहिए। परीज़ाद कहता है नहीं तुम कुछ भी नहीं करोगे, तुम उस काम को छोड़ दो और तुम जल्दी से मेरे पास वापस आ जाओ। अब अकबर सोचता है कि अब मैं क्या करूं। आखिरकार अकबर कहता है चले ठीक है मैं वापस आ रहा हूं, लेकिन उसको बड़ा गुस्सा आता है कि क्यों ऐसा किया, ये आदमी तो बिल्कुल मेरे सामने है सरजील, जिसको मैं बड़ी आसानी से अभी ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन परीज़ाद कह रहा है अब इसको कुछ भी नहीं कहना और वापस आ जाओ। आखिरकार वो परीज़ाद की बात मानकर वहीं पे ख़त्म कर देता है इस सिलसिले को। और परीज़ाद बहुत ही ज़्यादा अपने आप को शीशे में देख के और अपने आप को बहुत ही गिरा हुआ समझता है और बड़ा बुरा फील करता है, क्योंकि उसको पुराना परीज़ाद नज़र आता है शीशे में, जो उसको कहता है कि देखो वो लड़की तुम्हारे साथ कितनी अच्छी है और तुम उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए उसकी खुशियाँ तबाह कर रहे हो, उसके कज़न को मरवा कर तुम उसको दुख दे रहे हो, तुम बहुत बुरे इंसान हो, बहुत ही बुरा कर रहे हो। उसको बहुत ही ज़्यादा अपने आप घटिया सा लगता है और वो वहाँ से वापस आ जाता है। अब वो अपने घर में खड़ा होता है और अपने आप से दिल ही दिल में वो बातें कर रहा होता है कि मुझे
एक प्यार की नज़र के लिए सारी ज़िंदगी इस तरह इंतज़ार नहीं करना, वो वक्त कभी नहीं आएगा। इतनी देर में वो अपने डॉक्टर को फ़ोन करता है जिससे उसने प्लास्टिक सर्जरी की अपॉइंटमेंट की होती है, और वो कहता है डॉक्टर साहब मेरा अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दें। डॉक्टर उससे पूछता है मैं वजह जानना चाहता हूँ कि आपने अपॉइंटमेंट कैंसिल क्यों की। वो कहता है डॉक्टर साहब आपने बताया था कि बंदा जब ऊपर से चेंज होता है तो वो अंदर से भी चेंज होता है, तो मैं अपने परिजात को अंदर से ज़िंदा रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये प्लान कैंसिल कर दिया है। इधर सरजील और एनी जाने के लिए तैयारी में होते हैं और उसकी माँ बहुत नसीहतें कर रही होती है कि तुम अपना बहुत ख्याल रखना, मेरी जान तुम में ही अटकी हुई है, अपना वहाँ जाके बहुत तुमने ख्याल रखना है और तुमने कोई लापरवाही नहीं करनी। और इतनी देर में उसकी सरजील को कुछ चीज़ें याद आती हैं जो उसकी माँ से पूछता है अपनी खाला से कि वो चीज़ें कहाँ पे हैं, तो वो कहती है आओ मैं तुम्हें निकाल कर देती हूँ। तब कमरे में परिजात और एनी अकेले होते हैं और एनी परिजात से बहुत बातें करती है और वो उसे कहती है आप नहीं जानते आप मेरे क्या हैं, आप नहीं जानते मेरे दिल में आपकी कितनी अहमियत है, आप नहीं जानते कि मैं आपको अपना वादा याद दिलाती हूँ। मैंने आपसे कहा था कि जब मेरी आंखों का ऑपरेशन होगा, जैसे ही मेरी ड्रेसिंग खुलेगी मैं सबसे पहले आपको देखना चाहती हूँ और आपने ये वादा निभाना है। आप मेरे मसीहा हैं, आप मुझे बहुत उम्मीदें हैं, बहुत कुछ कहती है। और परिजात भी उसको कहता है तुम अपना ख्याल रखना। और इतनी देर में एनी रोना शुरू हो जाती है। परिजात उससे कहता है कि ये रोने की तो इसमें कोई बात नहीं है, तुम अपने आप को मज़बूत रखो और मेरी दुआओं में हमेशा तुम रहोगी और मेरी दुआ ही तुम हो और मैं हर वक्त तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ। इतनी देर में वहाँ से वापस आता है और ऑफिस में बैठा होता है। नाहिद की बहन आती है, दरवाज़ा खुलती है और कहती है सर आपसे कोई मिलने आया, अगर इजाज़त हो तो मैं उसे अंदर बुला लूँ। कहता है कौन आया, दरवाज़ा खुलती है और माजिद अंदर आता है। परिजात उसे देख कहता है ओ माजिद तुम आओ, आप आए बैठे। माजिद आके बैठता है और कहता है कि मुझे नाहिद ने सारा कुछ बता दिया है कि मुझे ये नौकरी कैसे मिली है। परिजात ज़रा गुस्से में नाहिद की बहन की तरफ देखता है। वो कहती है सॉरी सर मैं क्या कर सकती थी। नाहिद को शक हो गया था, उसने बहुत ज़्यादा पूछा और कस्में दी जिसकी वजह से मुझे ये सब कुछ बताना पड़ा। माजिद कहता है मैं तो अपने आप को बहुत ही बड़ा समझता था कि मैं मेंटली तुम्हारे से और अपने ज़ानत की वजह से, तो इसी वजह से मैं तुम्हारे पास नौकरी भी नहीं की, लेकिन तुम बहुत बड़े ज़र्फ़ किए हो, तुमने फिर भी मेरी नौकरी का इंतज़ाम किया। तो परिजात कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो जस्ट एक बात की थी। दूसरी तरफ परिजात एक अपने मुलाजिम से बात कर रहा होता है जिसका नाम रेहान होता है और वो उसको कहता है कि एक आई ट्रस्ट खोलना है और उसके किसी चीज़ की कमी ना हो और उसकी देखभाल तुमने खुद करनी है और मेरा नाम सामने नहीं आना चाहिए। वो कहता है बहुत सी चीज़ों में हो सकता है मैं आपकी ज़रूरत पड़े। कहता है मैं 3-4 महीने बाद तुमसे बात किया करूँगा और प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। अब परिजात बहुत ही डिसहार्ट हुआ होता है, ड्रामे का एंड हो रहा होता है और ये अपने मालिक की तस्वीर के सामने खड़ा होकर कहता है मैं आपकी सल्तनत की हिफाजत नहीं कर सकता, मैं आप ठुकराने की हिम्मत नहीं है मुझ में, ठुकराए जाने की हिम्मत नहीं है मुझ में, इसलिए आपने तो अब मैं आज समझाऊँ कि आपने अपनी इतनी प्यारी चीज़ को कत्ल कैसे किया। मैं तो अपने रकीब को भी कत्ल नहीं कर सकता, मैं आपकी सल्तनत नहीं संभाल सकता, आप मुझे माफ़ कर देना। इसके साथ ही ड्रामे का एंड हो जाता है और परिजात बहुत अफसरदा होता है, अपने मालिक से माफ़ी मांगता है कि मैं तुम्हारी सल्तनत नहीं संभाल सकता। इसके साथ ही ड्रामे का एंड हो जाता है। इंशाल्लाह अगली किस्त में फिर मुलाकात होगी।